जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 का डिस्कशन चल रहा है हमारा, और हम लोग जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स के सवाल मेनली देख रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, बाकी सब्जेक्ट का कवर कर लिया और इकोनॉमिक्स पर भी हमने 2 पार्ट कवर कर लिए। ये इसका तीसरा पार्ट है। तो आइए फिर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सवाल पर बात की किस तरीके से आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि अक्सर पूछा जा रहा है। इसके बाद रिसेशन के टाइम पे क्या करते हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन का नेचर आता है इकोनॉमिक्स का, वो जनरली इस तरीके से आता है कि इकोनॉमिक्स में सुधार कैसे किया जाए, या और भी जो तमाम तरह की बातें हैं इससे एसोसिएटेड, इनके इर्द गिर्द ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से एसोसिएटेड होते हैं। तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन कवर किया था 8, 9, 10, ये सारा हमने कवर कर लिया था। और यहाँ पे हमने बात की थी ब्लैक मनी को लेकर के कि ब्लैक मनी को लेकर के सबसे बड़ी चिंता क्या जताई जाती है। तो इसका आंसर हमने बात की थी कि किस तरीके से ये जो ब्लैक मनी है इससे काफ़ी लॉस ऑफ रेवेन्यू देखने को मिलेगा, टैक्स इवेजन होगा इस वजह से। इसके बाद हमने बात की सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन कब होगा। तो ये सवाल डायरेक्टली रिपीटेड है सिविल सर्विसेज से, और ये वाला 11th भी वर्बेटिम रिपीटेड है सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो 2 सालों पहले ही पूछा गया था 2019 में, और डायरेक्टली 1 साल के बाद 1 साल गैप करके दोबारा रिपीट कर लिया गया। और ये वाला जो क्वेश्चन है मनी मल्टीप्लायर का, ये 2013 से रिपीटेड है। तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं पहले। देखिए, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन लगातार रिपीटेड है। वैसे तो हमने काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखें, बहुत सारे इनफैक्ट। अभी अगर सारा कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 30-35 से भी ज़्यादा सवाल हो जाएंगे। हाँ, सही सुना आपने, 30-35 से भी ज़्यादा सवाल हो जाएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में भी हमने 5-6 कवर किए। तो इस तरीके से 4-5 सब्जेक्ट में भी अगर 4-5 सवाल हो रहे हैं तो इस तरीके से ही 25-30 केवल हो जा रहे हैं। और भी काफ़ी सारे हैं इर्द गिर्द एसोसिएटेड क्वेश्चन। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही की है, लेकिन आपको सही तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि केवल एक सवाल करके नहीं छोड़ देना। वहां पे आपको यह भी सोचना है कि कल को ऐसे पूछ सकते हैं, इसी के आंसर को स्टेटमेंट बना करके पूछ लिया जा सकता है कि इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिफ्लेशन बढ़ेगा, क्या होगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे करके ऑलरेडी पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, इन्फ्लेशन पर पूरा आज डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि केवल इस पेपर में ही एक सवाल, ये दूसरा और ये तीसरा, 3-4 क्वेश्चन लगातार इन्फ्लेशन से संबंधित है। तो इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, अगर आप इन्फ्लेशन के सिंपल डेफिनेशन पे जाओगे तो द रेट ऑफ राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज की जो कीमतें बढ़ती हैं उसी के दर को इन्फ्लेशन कहते हैं। सबसे ये क्रूड डेफिनेशन है, सबसे आसान डेफिनेशन है कि जब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो वह इन्फ्लेशन कहलाता है। आम भाषा में महंगाई बोल सकते हैं। अब देखिए, इसे समझने के लिए इसके अंदर 3 फैक्टर काम कर रहे होते हैं, वो हम लोग समझेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला है डिमांड पुल, दूसरा है कॉस्ट पुश और तीसरा है बिल्ड इन। इसे समझ लेते हैं, इसे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे और इस पर सवाल भी पूछा गया इसी पेपर के अंदर। तो इसे समझने के लिए तो देखिए, इनमें जो 2 फैक्टर काम कर रहे होते हैं, इसमें से पहला होता है डिमांड पुल। नाम से समझिए कि डिमांड के कारण, यानी डिमांड बढ़ने के कारण किस तरीके से महंगाई बढ़ती है। मान लीजिए पहले आपकी सैलरी थी 5000 और अब ये सैलरी बढ़ करके हो गई है 10000। तो पहले आप जितनी सामानें खरीदते थे उसके मुकाबले अब आप ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे डेफिनेटली। तो इससे क्या होगा, जब आप ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली सप्लाई थोड़ी घटेगी, और इस तरीके से जब सप्लाई घटेगी तो फिर डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगी, राइट, क्योंकि सप्लाई कम होने से ही चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। तो इस तरीके से ये डिमांड पुल काम करता है। अब इसके पीछे मेन फैक्टर कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला फैक्टर यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। हमें पता है बहुत सारे वेरियस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए अभी हमें पता है वृद्धों को इंडिया में कुछ पेंशन दी जाती है, राइट। तो मान लीजिए अब उन पेंशन को देने के कारण लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा बढ़ा, और जब ज़्यादा पैसा बढ़ा तो डेफिनेटली ज़्यादा चीज़ें खरीदने की कोशिश की जाएंगी, और जब ज़्यादा चीज़ें खरीदी जाएंगी तो इससे क्या होगा, इससे अगेन सप्लाई साइड में कमी देखने को मिलेगी और फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता है। आप एक बार इसे समझ लेंगे तो काफ़ी आसान आपको लगने लगेंगी चीज़ें। और इसी तरीके से ब्लैक मनी के कारण भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरेट होती है, क्योंकि जब लोग ब्लैक मनी होल्ड करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, तो इससे क्या होता है, वो मनी सर्कुलेट नहीं हो पाती। और जब इस तरीके से जब ब्लैक मनी बढ़ती है तो फिर अगेन यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो सिंपल सी आपको एक लाइन की बात ये याद रखनी है डिमांड पुल के अंदर, कि लोगों के हाथ में जब पैसा बढ़ेगा तो डिमांड फुल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। बस ये बात आप याद रखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे सिविल सर्विसेज का, काफ़ी आसानी से ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये कॉस्ट पुल की बात कर लेते हैं। कॉस्ट पुल में क्या देखने को मिलता है। देखिए, जब सिंपल सा इसमें आपको ये याद रखना है कि जब सप्लाई कम पड़ जाए तो
तो अगेन इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी और ये कहलाएगी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए मानसून कभी खराब हो गई, तो मानसून खराब हो गई तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगी। अब हमें पता है प्रोडक्शन घट जाएगी तो क्या होगा, चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, तो अगेन इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। जैसे आपको याद होगा कुछ सालों पहले प्याज जो ओनियन थे उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे होल्डिंग कर लिए होंगे या फिर मानसून खराब हो गई होगी। तो हमें पता है सप्लाई कम पड़ गई। सप्लाई कम पड़ने का मतलब सारी दुकानों में कम चीज़ें देखने को मिली और डिमांड तो वही है, तो इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो ये सिंपल फैक्टर है, जो दो फैक्टर काम कर रहे हैं। इनमें सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि डिमांड पुल में लोगों के हाथ में अगर पैसा बढ़ गया किसी भी तरीके से तो इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, और कॉस्ट पुश के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि सब सप्लाई कम पड़ जाए तो भी अगेन इन्फ्लेशन देखने को मिलता है और ये कॉस्ट पुश के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो ये बातें, इसके बाद और भी इसमें फैक्टर है कॉस्ट पुश के अंदर। मान लीजिए डीजल या पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, तो हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा होता है सामानों का, तो इससे क्या होगा, जब कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो डेफिनेटली बाकी चीज़ों की वो कीमतों को भी बढ़ा देगी, और इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। राइट, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी कौन सा देखने को मिलेगा। पब्लिक डेट को रीपे करना, पब्लिक डेट मतलब जो लोग पब्लिक के द्वारा जो डेट लिया गया, जो कर्ज लिए गए, उन्हें रीपे करने से क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई का सिंपल ओवरऑल बढ़ जाना। तो ये तब होता है जब लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाता है। तो क्या पब्लिक डेट को रीपे करने से, जो उन्होंने ले रखा है वो दोबारा अगर रीपे करेंगे तो क्या ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। क्या बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फिनेंस अ बजट डेफिसिट, यानी पब्लिक से बोरो करना और बजट डेफिसिट यानी जो बजट में घाटा हुआ उसे फिनेंस करना। तीसरा देखिए बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फिनेंस अ बजट डेफिसिट, तो बैंकों से बोरो करना ताकि बजट डेफिसिट को फिनेंस किया जा सके, या फिर नई मनी को क्रिएट करना। तो इसके आंसर की हमने बात की थी लास्ट के लेक्चर में कि नई मनी को क्रिएट करने से सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि नई मनी के आ जाने से लोगों के हाथ में काफ़ी ज़्यादा पैसा बढ़ जाएगा और इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ओवरऑल महंगाई बढ़ जाएगी। इनफैक्ट बहुत बार हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी देखने को मिलती है। देखिए हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन का ही रूप है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो वो हाइपर इन्फ्लेशन कहलाती है। इट स्टार्ट्स व्हेन अ कंट्रीज गवर्नमेंट बिगिंस प्रिंटिंग मनी टू पे फॉर इट्स स्पेंडिंग। तो बेसिकली आप बजट डेफिसिट कह लें या जो भी कह लें, उनके कारण जब सरकार काफ़ी ज़्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू करती है तो इससे हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इस वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है इंस्टीड ऑफ टाइटनिंग द मनी सप्लाई टू स्टॉप इन्फ्लेशन। तो देखिए ये टाइट मनी पॉलिसी नहीं बल्कि लूज मनी पॉलिसी के अंतर्गत आती है, क्योंकि टाइट मनी पॉलिसी में जो मनी सप्लाई है, जो लिक्विडिटी है मार्केट से, उसे कम करने की कोशिश की जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब मनी सप्लाई, लेकिन यहाँ पे उल्टे मनी सप्लाई बढ़ाया जा रहा है, तो इससे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं तो हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो ये बहुत आसान है समझना, आप सिंपल समझ सकते हैं। गवर्नमेंट दैट कीप प्रिंटिंग मनी टू पे डेट्स एंड अप विथ हाइपर इन्फ्लेशन, यानी जो सरकार बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट करती है अपने डेट को चुकाने के लिए, तो इसके कारण हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, क्योंकि देयर आर मोर रिच पीपल बट द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है कि लोगों के हाथ में पैसा काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन जो सामान है वो तो वही है। तो इस वजह से सामान की कीमतें काफ़ी आसमान छूने लगती हैं, और ये कभी कभी इन्फ्लेशन की जो सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन है हाइपर इन्फ्लेशन, वो उसे रिजल्ट करती है। तो इससे काफ़ी बैंक रिफ्यूज टू लेंड एंड जीडीपी फॉल्स। तो इसके रिसेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं, बोलिविया, पेरू, ब्राज़ील, इस तरीके से देखने को मिलेगा हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन। तो आई होप अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्यों सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसे प्रिंट नहीं करती अपनी गरीबी को मिटाने के लिए। क्योंकि अगर ज़्यादा पैसे प्रिंट किए जाएंगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द जो वर्स्ट इंपैक्ट देखने को मिलेगा वो इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें और भी वेरियस फैक्टर हैं कि जब इन्फ्लेशन होता है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इससे लड़ने के लिए क्या किया जाता है, CRR बढ़ाया जाता है या SLR बढ़ाया जाता है। तो इस तरह की और भी बातें हैं इससे एसोसिएटेड, जो हम लोग डेफिनेटली आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसका आंसर करते हैं। सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन में किसके कारण देखने को मिलेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा मनी क्रिएट किए जाएंगे। इस पर हमने डिटेल से समझा कि ऐसा क्यों होगा। वैसे ये तो रिपीटेड PYQs हैं, तो एग्जाम में ज़्यादा सोचना भी नहीं है इन सवालों को लेकर के, क्योंकि PYQ आता है तो फिर बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो ये आंसर भी हमने कर लिया। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर की बात कर लेते हैं। देखिए मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। बेसिकली मनी का सर्कुलेट होना मनी मल्टीप्लायर कहलाता है। द मनी मल्टीप्लायर इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक जनरेट विद ईच रुपी ऑफ रिजर्व। कहने का मतलब ये है कि जब हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा वेरियस चीज़ों के थ्रू सर्कुलेट होता है, राइट। तो इससे और पैसे जनरेट होते हैं, और ये बेसिकली मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कहलाता है।
तो कहा जा रहा है क्या सीआरआर बढ़ने से मनी मल्टीप्लायर देखने को मिलेगा? जी नहीं। देखिए सीआरआर तो इसका उल्टा हो गया, जितना सीआरआर कम होगा उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर देखने को मिलेगा। बिकॉज सीआरआर क्या होता है? सीआरआर वो अमाउंट होता है जो कि बैंकों को जमा रखना पड़ता है, जिसमें वो लेंड यानी उधार नहीं दे सकती, राइट। तो इस पर हम लोग तो बात करेंगे, सीआरआर, एसएलआर, ये सब टर्म्स आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो ये उल्टा है, ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा बैंकों के पास पैसा बचेगा लेंड करने के लिए। तो इससे क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट और ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा में एसएलआर कहा गया है कि एसएलआर बढ़ने से होगा। जी नहीं। बैंकिंग हैबिट बढ़ने से होगा। जी बिल्कुल, ये रिपीटेड पी/क्यू है। देखिए लोगों की बैंकिंग हैबिट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी लोग ज़्यादा पैसे अगर जमा करेंगे तो इससे मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होगा। और पॉपुलेशन बढ़ने से कोई ज़रूरी नहीं है कि मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट हो, तो ये डी यहाँ पे गलत है, क्योंकि सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने से कुछ नहीं होगा। लोग अगर बैंकों में पैसा जमा करेंगे तो ही होगा। ये देखिए अगला सवाल, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि इन्फ्लेशन के दो फैक्टर देखने को मिलते हैं, पहला डिमांड साइड से, दूसरा सप्लाई साइड से। तो डिमांड साइड से क्या होता है कि जब डिमांड काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की डिमांड जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी लोगों के हाथ में काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है और इससे क्या होता है? इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन सप्लाई साइड में हमने देखा कि कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्शन ही कम पड़ जाता है, तो इस वजह से भी महंगाई बढ़ जाती है, राइट। जैसे अगर मानसून खराब हो गया तो वो कॉस्ट फुल फैक्टर कहलाता है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट नहीं, हमें डिमांड के बेसिस पे बताना है। तो पहला कहा जा रहा है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। दूसरे में कहा जा रहा है फिजिकल स्टिमुलस। तीसरे में कहा जा रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। चौथे में कहा जा रहा है हायर परचेजिंग पावर। और पांचवें में कहा जा रहा है राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अब ऑप्शंस को देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसा ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, 1 है जिसमें तीनों में, और यहाँ पे 5 है। सबसे पहले 5 को चेक करते हैं, क्योंकि ये समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है और ये तो टर्म है। अगर ये टर्म्स के बारे में आपको पता है तो आप आंसर्स निकाल लेंगे। देखिए राइजिंग इंटरेस्ट रेट सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा? लोग कम उधार ले पाएंगे, लोग कम लोन ले पाएंगे, लोग कम डेट ले पाएंगे। तो इससे क्या होगा? जब लोग कम लोन ले पा रहे हैं तो डेफिनेटली लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा, और जैसे ही पैसा लोगों के हाथ में कम होगा तो ये इन्फ्लेशन कम का संकेत है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा बढ़ता है तभी चीज़ों की डिमांड बढ़ती है और तभी इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। यानी राइजिंग इंटरेस्ट रेट तो इन्फ्लेशन का उल्टा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जितनी कम होगी उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इसे समझना काफ़ी आसान है, क्योंकि लोगों को और कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो कम लोगों के जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो लोग कम उधार लेंगे। अब लोग कम उधार लेंगे तो लोग कम चीज़ें खरीद पाएंगे, तो इससे इन्फ्लेशन खुद कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस तरीके से 5 बिल्कुल गलत है और हमारा आंसर निकल करके आ गया। तो देखिए इकोनॉमिक्स के सवालों में काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेशन लगती है और इसे आपको काफ़ी यूज़ भी करना है। अब बाकी के समझ लेते हैं। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज का मतलब वो होता है कि सरकार की बेसिकली वो नीतियां जिनसे ब्रिजेज, पुल और बाकी सारी एक्सपेंशन की जाए, वैसी पॉलिसीज। तो देखिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो बेसिकली रिसेशन के बाद शुरू की जाती है। रिसेशन का मतलब मंदी, इस पर हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। तो इसके तहत क्या किया जाता है? सेंट्रल बैंक के द्वारा इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की जाती है। इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटा देने के कारण लोग ज़्यादा लोन ले पाएंगे और लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा, और इस तरीके से मनी सप्लाई भी बढ़ाई जाती है। तो हमें पता है कि जब इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा तो लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा और इससे फर्दर क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट। तो हमसे तो सवाल में यही पूछा गया है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कौन जनरेट करेगा। तो सिंपल मैंने आपको समझा दिया था कि हाँ लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा तो इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरेट होगी। दूसरा देखिए फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस पर हमने काफ़ी डिटेल में बात की। देखिए फिजिकल स्टिमुलस में क्या होता है? इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रिड्यूसिंग टैक्सेस टू बूस्ट द इकोनॉमी। यानी अगेन वही चीज़ देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ाई जा रही है, टैक्सेस घटाया जा रहा है, और हमें पता है टैक्सेस कम होंगे तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा और फिर अगेन इससे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होता है? कट टैक्सेस एंड पीपल स्पेंड मोर। तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इससे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बढ़ाई जाती है। तो ये हमने इस पर बात भी की थी, गवर्नमेंट के स्पेंडिंग बढ़ाने का मतलब ब्रिजेज, पुल्स, इन चीज़ों को बनाना। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। तो यानी डेफिनेटली ये हमारे आंसर में आएगा। वैसे ये चीज़ें आप बिना समझे भी आंसर तक पहुंच सकते थे, हमने देखा केवल एक जो कि काफ़ी सिंपल स्टेटमेंट है, इसके बेसिस पे आंसर तक पहुंचा जा सकता था। तीसरा देखिए इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, इसका क्या मतलब है? तो देखिए इस तरह का इंडेक्सेशन देखने को मिलता है बिजनेस वगैरह में। क्या होता है? इसमें एम्प्लॉई की सैलरी को बढ़ाया जाता है। एम्प्लॉयज़ की सैलरी को उसी बेसिस पे बढ़ाया जाता है जिस बेसिस पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रैंडम से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप जिस कंपनी में पहले काम कर रहे थे 2 साल पहले, वहाँ 5,000 दिए जा रहे थे, अब 6,000 दिया जा रहा है। तो उस बेसिस पे आपकी खर्च भी तो बढ़ी, क्योंकि महंगाई बढ़ी।
तो इसमें कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि इसमें आपके हाथ में पैसा नहीं बढ़ा, क्योंकि आप जितनी चीज़ें पहले खरीद पा रहे थे उतनी ही चीज़ें अब भी खरीद पा रहे हैं, राइट। तो ये बेसिकली जो बिजनेस इंडेक्सिंग है वो देखने को मिलेगी, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग इसे कहा जाता है। तो इससे लोगों के हाथ में कोई पैसा वगैरह नहीं बढ़ेगा, देखने में लग रहा है कि हाँ मॉनेटरी वैल्यू जो उसका आप कह सकते हैं नंबर है वो बढ़ी है, लेकिन ये इन्फ्लेशन को जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है कि पहले जितने पैसे में चीज़ें खरीदी जा सकती थी अब उतने उससे ज़्यादा पैसे लगेंगे उन चीज़ों को खरीदने में, राइट। अगला देखिए हायर परचेजिंग पावर। तो इससे क्या होगा, हाँ लोगों की परचेजिंग पावर अगर बढ़ेगी, जैसे हमने जो सबसे पहले एग्जांपल ली कि जब वृद्धों को यहाँ पे सरकार के द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे परचेजिंग पावर उनकी बढ़ रही है, तो इससे फर्दर डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ये जनरेट करती है, राइट। तो ये आएगा राइजिंग इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट रेट के घटने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरेट होगी, ना कि बढ़ने से। तो अब तो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये, आपको आंसर इसका है 1, 2 एंड 4 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये करंट अफेयर से एसोसिएटेड था, इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। दूसरे में कहा जा रहा है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तीसरे में कहा जा रहा है जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, ये ज्वाइंटली प्रमोट किया जाता है आरबीआई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। देखिए जब भी इस तरीके के आपको ऑर्गेनाइजेशन वगैरह देखने को मिले, तो ये जनरली अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी अच्छे से किए हैं तो 90% केसेस में ये गलत देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे भी ये गलत है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो सही है, बट आरबीआई के द्वारा नहीं, जो लीडिंग बैंक से उनके द्वारा किया जाता है, तो थर्ड को एलिमिनेट करेंगे, बाकी दोनों सही है। तो ये करंट अफेयर से एसोसिएटेड फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें बहुत कुछ एनालिसिस करने के लिए नहीं है। अगला सवाल देखिए वाटर क्रेडिट, अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगेन आप देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। तो अगर आप समझ पाएंगे ये दोनों साथ में क्या ही करेंगे, और 90% केसेस में ये गलती होता है, केवल आप सेकेंड को एलिमिनेट करेंगे तो आंसर निकल करके आ जाता है 1 और 3। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिना पढ़े जाना है डेफिनेटली, बट ये अगर आप देखें तो किसी भी करंट अफेयर मैगजीन और इवन न्यूज़पेपर में शायद ही देखने को मिला हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बेटर कि स्किप करें, बट अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो जनरली आप इन्हीं ऑप्शंस को आंसर में एलिमिनेट करें, राइट। क्योंकि बाकी के स्टेटमेंट इतने जनरल है। अब आप ये देखिए, इसमें कहा जा रहा है ये पुअर पीपल को उनके वाटर सप्लाई दिया जाए, तो नाम से ये स्पष्ट है वाटर क्रेडिट, तो डेफिनेटली इसका एम होगा ये। उसके बाद कहा जा रहा है माइक्रो फाइनेंस टूल को रखा जाए टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, तो ये तो कोई भी बता देगा कि सही होगा, क्योंकि वाटर क्रेडिट जब नाम ही है तो डेफिनेटली ये इन्हीं पर्पसेस के कारण स्टार्ट किया गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इन इंडिया, ये बेसिकली आपके करंट अफेयर से एसोसिएटेड नहीं है, आपको नॉर्मल टेक्स्ट बुक इवन एनसीईआरटी में ये देखने को मिल जाएगा। पूछा जा रहा है इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है, बेसिकली इंडिया में आरबीआई की बात की जा रही है, ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट के जैसा फंक्शन करती है। इसका क्या अर्थ है, लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी जब इंडस्ट्रियल बॉडीज बाकी सोर्सेज से लैंड लेने में असमर्थ होती है तो इन्हें लैंड देना। दूसरे में कहा जा रहा है बैंकों को लिक्विडिटी प्रदान करना टेम्प्रोरी क्राइसिस से लड़ने के लिए। देखिए मनी सप्लाई को ही लिक्विडिटी कहते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तीसरे में कहा जा रहा है लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, यानी सरकार को लेंड करना फाइनेंस ताकि वो फाइनेंस कर सके बजटरी डेफिसिट्स को। तो ये क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है, मनी एंड बैंकिंग। इसी के तहत आप देख सकते हैं बताया जा रहा है आरबीआई बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन केस ऑफ क्राइसिस, लाइक इट अबव इट स्टेन बाय द कॉमर्शियल बैंक एज अ गारंटर एंड एक्सटेंड लोन टू इंश्योर द सोल्वेंसी ऑफ द लाटर, यानी बेसिकली बैंक। दिस सिस्टम ऑफ गारंटी एश्योर्स इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर दैट देयर बैंक विल एबल टू पे देयर मनी बैक इन केस अ क्राइसिस एंड देयर इज नो नीड टू पैनिक, दस अवॉइडिंग बैंक रन्स। दिस रोल ऑफ मॉनेटरी ऑथोरिटी इज नोन एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को कहीं से कोई उधार नहीं मिलता तो इस टाइम पे आरबीआई हाथ बढ़ाती है और इस तरीके से इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहा जाता है। तो बेसिकली ये बैंक रन की सिचुएशन से बचने में काफ़ी मदद करता है। बैंक रन की अवस्था तब होती है अ सिचुएशन वेयर एवरीबडी वांट्स टू टेक मनी आउट ऑफ वंस बैंक अकाउंट बिफोर द बैंक रन्स आउट ऑफ रिजर्व, यानी जब लोगों को लगने लगता है कि अब ये बैंक हमारे पैसे लौटाने में असमर्थ होगी, इनके पास कैश जो रिजर्व है बेसिकली वो घट चुके हैं, तो इस टाइम पे ये आरबीआई काफ़ी मदद करती है और इन्हें बेसिकली लिक्विडिटी प्रदान करती है, मनी सप्लाई प्रदान करती है।
तो दोस्तों हमने देखा बेसिकली लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मतलब ये है कि बैंकों को लिक्विडिटी प्रदान करना आरबीआई के द्वारा जब वो टेम्प्रोरी क्राइसिस से गुजर रहे हो, ताकि बैंक रन की सिचुएशन से बचा जा सके। तो इसमें केवल 2 शामिल है। देखिए ये चीज़ें भी आरबीआई के द्वारा फंक्शन की जाती हैं, बट ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट वाली बात नहीं है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का केवल अर्थ ये है कि बैंक रन की सिचुएशन से बचाने के लिए बैंकों को टेम्प्रोरी क्राइसिस से बचने के लिए जब लिक्विडिटी प्रदान किया जाता है तो ये फंक्शन आरबीआई का लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट कहलाता है। तो हमारे उत्तर में केवल 2 शामिल होगा और ये हमने 12th क्लास की एनसीईआरटी से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। नाउ देखिए कोर इकोनॉमिक्स के इतने ही सवाल देखने को मिलेंगे। ये तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है जिसे हम लोग इन्वायरमेंट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप अपने राय अथवा विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है ये आप बता सकते हैं। अपने दोस्तों को भी इन लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।